सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। आज से हम अपना एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और काफी सिंपल है बच्चों। एमसीक्यू कोई बड़ी बात नहीं है देखा जाए तो। बस क्या है, आपके कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते हो। और बच्चों दूसरा ये, आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल शॉर्टकट नहीं मारना है। आप ये सोचोगे कि पहले में एकदम से शॉर्टकट बन जाए, वो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा कहाँ पर शॉर्टकट करना है, कहाँ पर लॉन्ग कट से काम चलने वाला है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो लॉन्ग कट के ही रहेंगे, जिसमें बच्चों शॉर्टकट का ऑप्शन रहेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जैसे जब हम स्टार्टिंग में गाड़ी चलाते तो हमें पता नहीं चलता है कि यार पहले गियर में कितनी स्पीड देनी है, दूसरे में कितनी, तीसरे में कितनी। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती है तो हमें अपने आप अंदाजा लग जाता है। तो वही सीधी सी बात है, अभी आपको नहीं पता है कि मुझे कहाँ पर कितना टाइम देना है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली रटना नहीं है, मगअप नहीं करना है। खासतौर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, थ्योरी वाले क्वेश्चंस रटने से काम चल जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बताइए, पार्टनर ने अगर बिजनेस को लोन दे रखा है तो बताइए, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो क्या पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अरे बोलो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? आधे बच्चों के कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरे नो सर, इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। किस रेट से मिलेगा? एट द रेट 6% पर है। तो यहाँ कुछ समझने वाली बात नहीं है। यहाँ कोई समझने वाली बात नहीं है। यहाँ सारी बात क्या, रटने वाली बात है कि भैया एट द रेट 6% पर एनम क्या मिलना है, इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। और अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन है उससे। समझ में आ गया? तो कुछ चीजें थियोरेटिकली होंगी, जैसे सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो 4-5 बातें होती है, वो रटने वाली चीजें हैं, उसमें कोई समझने का ऐसा है नहीं। जवाब दो बच्चों। लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बायबैक, बोनस इश्यू, अंडरराइटिंग कमीशंस। ये 6 केसेस हो गए हैं। इसमें आप यहाँ पर अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हो, याद भी कर सकते हो। समझ आ गया नहीं आ गया? लेकिन आपको कोशिश करनी है कि ये वाली जो बुक है इसमें बच्चों अराउंड मतलब 650-700 के आसपास क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपको पहला टारगेट बनाना है कि आपको इस बुक को करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन हम सोचेंगे किसी अनदर बुक का। ठीक है बच्चों? अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग रेशियो, क्योंकि अभी हमने रेशियो कंप्लीट किया है तो 1 बाय 1 रेशियो को स्टार्ट कर रहे हैं। यंग इंडिया लिमिटेड हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बताइए सारे बच्चे, यहाँ पर रिकॉल करना है व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बताइए सभी बच्चे, क्या फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। जितना हाईयर हो, इधर देखिए, जितना हाईयर हो उतना ही क्या है, बेटर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 20% है। टू मेंटेन दिस रेशियो एट 25%। बताइए, वो चाहते हैं कि इस रेशियो को बढ़ जाए। बताओ अब फटाफट मुझे बताओ, ये रेशियो कब बढ़ेगा? इधर देखो, इस रेशियो को 25% बढ़ाना चाहते हैं तो लॉजिकली जाओ। अगर रेशियो को 25 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है तो क्या करना पड़ेगा बताओ सारे बच्चे? देखते हैं सर। मैनेजमेंट क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस बढ़ा तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। जवाब दो यार। रेवेन्यू बढ़ेगा तो सर क्या हो सकता है, हमारा प्रॉफिट बढ़ सकता है। बोलो। रेवेन्यू बढ़ने से तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। या फिर रिड्यूस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बिल्कुल सही है, अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ाएगा तो कम करेगा, तो इससे भी क्या होगा, हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इधर देखो सभी बच्चे, अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, इधर देखो पहले सभी बच्चे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? बताइए फटाफट मुझे बताइए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100। तो ये बढ़ना चाहिए। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। जवाब दो बच्चों। और ऑपरेटिंग कॉस्ट आप सभी बच्चों को पता है क्या होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सीओजीएस प्लस, बताओ सारे बच्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है बच्चों बताओ? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आप लॉजिकली देखिए सभी बच्चे, ध्यान से समझो। मतलब कब कब मेरा रेशियो बढ़ सकता है, अगर मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्रीज हो जाए। बताओ
अगर ये इंक्रीज हो जाएगी, सेल इंक्रीज हो जाएगा, तो बताइए क्या मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मेरी कॉस्ट कम हो जाए, बताओ अगर मेरी कॉस्ट क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, रिड्यूस हो जाए, तो कॉस्ट कम हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, तो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जवाब दो यार सर। ठीक है सर। इंक्रीज सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें भी हो जाएगा। अगर आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दीजिए और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को क्या करते हैं, मतलब इसमें दोनों को ऊपर वाले को दोनों को मर्ज कर दिया, तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों बताओ, डी। कौन सा, डी। डी डी क्या है, ऑल ऑफ द। समझ में आया बच्चों, लॉजिकली समझ आया है नहीं आया? इधर देखिए सारे बच्चे, बच्चों पीछे सजेस्टेड आंसर्स गिवन है, सजेस्टेड आंसर मे वेरी फ्रॉम द गिवन आंसर, ध्यान रखना सारे बच्चों। तो मैं भी अभी मैंने पहले इतना अच्छे से सॉल्व नहीं करे हैं, तो हो सकता है पीछे आंसर जल्दबाजी में गए हो कुछ, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक एक क्वेश्चन आपको क्या कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों बताओ, तो फर्स्ट का आंसर बातें नहीं, फर्स्ट का आंसर क्या है, डी। लॉजिक समझ में आया? यहाँ से आपने एक रेशियो भी रिवाइज कर लिया, कौन सा रेशियो रिवाइज कर लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बोलते हैं व्यापार का प्रॉफिट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये बहुत काम आने वाला है। चलो सर आगे चलते हैं। अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग अ डिक्रीज इन डेट इक्विटी रेशियो एंड इंक्रीज इन करंट रेशियो इज, बताइए इशू ऑफ द, वाह भाई वाह भाई सब बढ़िया क्वेश्चन है ये तो यार, स्टार बना लो। कहता है एक पे दिमाग नहीं लगाना बच्चों, ध्यान से समझो। कह रहा है एक ट्रांजैक्शन जो डेट इक्विटी रेशियो को तो क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। जवाब दो बच्चों। कहता है एक ट्रांजैक्शन जो आपकी डेट इक्विटी रेशियो को क्या कर दे, डिक्रीज। अब बताइए डेट इक्विटी रेशियो, बातें नहीं, एमसीक्यू इतने आसान नहीं होते हैं जितने आपको लग रहे हैं। व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो, डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। कहते हैं एक ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग जो डिक्रीज कर दे डेट इक्विटी रेशियो को और इंक्रीज कर दे करंट रेशियो को, तो कहता भैया ये तो क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, और मेरा करंट रेशियो क्या हो जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, करंट रेशियो क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। यानी कि करंट रेशियो क्या होता है, करंट। अब कहते हो कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो एक को डिक्रीज, डेट इक्विटी रेशियो को डिक्रीज कर दे, और इसको पढ़ के पता चलेगा, उसी हिसाब से दिमाग लगाएंगे जो ट्रांजैक्शन गिवन है। ठीक है बच्चों। इशू ऑफ डिबेंचर अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बताइए हमने डिबेंचर्स इशू करे और अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो इधर देखना सारे बच्चे, फिक्स्ड एसेट्स आ रही है, डिबेंचर्स क्या हो रहे हैं, इशू हो रहे हैं। अदर देन कैश वाला कॉन्सेप्ट है ये, बोलो आपने इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश पढ़ा था, वहां पर हम एसेट्स खरीद रहे थे, शेयर इशू कर रहे थे। इधर देख लो एसेट्स खरीद, यहाँ शेयर के बदले क्या आ रहा है, डिबेंचर्स। तो फिक्स एसेट्स आ रही है, एक तो फिक्स एसेट्स बढ़ रही है, साथ में क्या बढ़ रहा है, कर्जा। अब इसका इफेक्ट देखो, इसका इफेक्ट क्या है, डेट्स तो बढ़ रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या है, डेट्स तो बढ़ रहे हैं, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विटी। जवाब दो। तो इससे क्या हो रहा है, डेट इक्विटी रेशियो बढ़ रहा है, डेट इक्विटी रेशियो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सर जी हटा दो, ये तो काम का है नहीं, इसमें पहली कंडीशन ही फेल कर दी। तो बोलो हमें कौन सी ट्रांजैक्शन चाहिए जो डेट इक्विटी रेशियो को कम कराए, करंट रेशियो को बढ़ाए। इशू डिबेंचर्स फॉर कैश, इधर देखना सारे बच्चे, इशू डिबेंचर फॉर कैश। इधर देखो उसका लॉजिक, बेटा एनालिसिस चाहिए, ध्यान रखना। एमसीक्यू का मतलब क्या है, एनालिसिस, सीधा एंड रिजल्ट पे जाना है आप लोगों को। जब भाई साहब जर्नल बनानी होती है, इधर देख लो जर्नल लेजर में तो चलो कर आगे कर देंगे सर, यहाँ एनालिसिस चाहिए। आप बताओ इशू डिबेंचर, एंट्री तो आनी चाहिए। अब बताओ इशू डिबेंचर फॉर कैश, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं कैश, वही शेयर की तरह, जैसे शेयर इशू करते तो बैंक बढ़ता, साथ में क्या बढ़ती, शेयर कैपिटल। यहाँ पर बैंक बढ़ रहा है, इधर देख लो यहाँ क्या बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है, और दूसरा क्या बढ़ रहा है, कर्जा। अब इसका इफेक्ट देखते हैं, इसका इफेक्ट देखते हैं। अगर कर्जा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा, और डेट बढ़ेगा तो डेट इक्विटी रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो गलत है, ये तो लेना नहीं है। हाँ जरूर करंट रेशियो जरूर बढ़ रहा है। अरे बोलो यार, हमें वो ट्रांजैक्शन चाहिए जो करंट रेशियो को बढ़ाए, और इसको तो करंट रेशियो तो बढ़ रहा है, यस नो प्रॉब्लम, बट डेट इक्विटी रेशियो तो उल्टा क्या हो रहा है, हाँ बढ़ ही रहा है। चलो इसके बाद क्या है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर कैश। हाँ जी ये देखना सारे बच्चे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, इधर देख लो, तुम्हें बार बार बोलना पड़ रहा है, मेरी तरफ देख लीजिए ढंग से। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर कैश, अब इसका मतलब क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिया कैश में, तो लॉजिकली समझो, मैं लिख के नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्टली समझो, कैश दूंगा तो करंट एसेट्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो ये तो पहली कंडीशन ही फेल हो गई, करंट रेशियो बढ़े, छोड़ दो इसको। बोलो बच्चों, हटाओ ना सर। जैसे इक्विटी भी क्या हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी। इक्विटी कम हो जाएगी तो चलो डेट इक्विटी तो बढ़ रहा है, बट हमें बढ़ाना नहीं है, हमें क्या करना है, कम करना है। तो पहले तीनों कंडीशन क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। अगर आप चौथी पे जाएं तो ऑटोमेटिकली फिर चौथा ही बनता है बोलो। लेकिन इसको लॉजिकली देखते हैं, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश। अब देखो इसका मतलब क्या, इक्विटी शेयर इश्यू करे कैश में, पैसा आया, बोलो बच्चों, तो आपको कितनी नॉलेज चाहिए, आपको मतलब एंट्री क्रक्स, सीधा क्रक्स, जैसे बैलेंस शीट में क्रक्स चाहिए होता वही चाहिए। अब आपने शेयर इशू करे कैश में, तो पैसा आ गया, पैसा आ गया तो बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ गया तो क्या बढ़ गई, करंट एसेट्स, और करंट एसेट बढ़ गई तो अल्टीमेटली क्या बढ़ गया, करंट रेशियो। बोलो बच्चों, एनालाइज करो मेरे साथ साथ, इस बुक का नाम ही एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो 11th क्लास के, यहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन का एंड तक इफेक्ट, इधर देख लो, बैलेंस शीट के बाद रेशियो निकलते हैं, तो ट्रांजैक्शन का एंड तक का इफेक्ट देखना। और एक रेशियो तक का होता तो मैं मान लेता, लेकिन ये क्या करा है इसने, एक साथ दो दो पे, तभी मैंने बोला स्टार मार्किंग क्वेश्चन है। जी सर, इससे हमारा करंट रेशियो बढ़ रहा है, नो प्रॉब्लम, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा बताओ क्या हो गया, अरे सर आपने बोला पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। अरे हो गई कंडीशन सेटिस्फाइड। अरे फर्स्ट कंडीशन सर, वो तो फोर्थ फर्स्ट है ऑप्शन कह दिया है। सर आप भी अभी छोड़ो छोड़ो चुप रहो। अरे मेरा कहने का मतलब फर्स्ट कंडीशन सेट, इधर देखो, मेरा कहने का मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड का मतलब ये करंट रेशियो बढ़ रहा है, ये भी तो दो ही तो कंडीशन है क्वेश्चन में। पहली क्या है, दो इशू है तो करंट रेशियो बढ़ जाए, और दूसरी क्या है, डेट इक्विटी रेशियो क्या हो जाए, कम हो जाए। बोलो, तो मेरा करंट रेशियो ठीक है सर, बढ़िया, नो प्रॉब्लम। इक्विटी शेयर इशू करने से बताओ क्या हो रहा है, बताओ इक्विटी शेयर इशू करने से क्या हो रहा है, इक्विटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, डेट पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, और डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो रेशियो क्या हो जाएगा। तो ये वो ट्रांजैक्शन है जिसने दोनों के दोनों को क्या कर दिया है, दोनों कंडीशंस को सेट। जबरदस्त क्वेश्चन भाई साहब, मजेदार। कितने बच्चों ने सही कर दिया था, ये हाथ खड़े करना। चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तो बच्चों। सेकंड का डी, जिन्होंने कर दिया तो बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं कर पाया तो बच्चों एनालिसिस सही है, क्या बात है सर। आगे चलो, करंट रेशियो 2:1 ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बुक वैल्यू, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, तो मैंने कराया भी था आप लोगों को, है ना। करंट रेशियो 2:1 है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, बुक वैल्यू 20 की 18 में बेच रहे हैं, वेदर द करंट रेशियो विल बी, बताओ, सीधा इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। अब एक बात बताओ, करंट एसेट एक हो, सॉरी फिक्स एसेट 1 रुपए की भी बिक जाए, मेरे सेंटेंस ध्यान रखना, इधर देख लो, हिंदी वाली बात ध्यान रखना बच्चों, फिक्स एसेट्स 1 रुपए की भी बिक जाए ना, तो भी मेरा करंट रेशियो क्या हो जाएगा, इंप्रूव। क्यों, फिक्स एसेट बिक के करंट एसेट्स आ गई, कैश बढ़ गया, कैश बढ़ गया तो क्या बढ़ गई, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स बढ़ गई, करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं है, तो रेशियो क्या होगा, इंप्रूव। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ए, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ए, ओके सर। 4th पर हम चलते हैं, बातें नहीं करे कोई बच्चा, मजेदार है भाई साहब, मजा आएगा आप लोगों को, बोलो हाँ या ना। और रेशियो वाले चैप्टर में तो आपको इतनी सारी चीजें चाहिए दिमाग में, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1,20,000, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 1,20,000, and cost of revenue from operation is 10 lakh and ITR is 5 times, then closing inventory will be 2,80,000। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं भी डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, तो ज्यादा बेटर है अपना टाइम सेव करने के लिए जितना जल्दी आप कर सको। भाई आप इंटेलिजेंट कैटेगरी बातें मत करो, हमें पता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको जरूरत ही नहीं है टीचर की, हमें पता है आप ये देखने आते हो कि हम सही करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं। अब देखो मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स रेवेन्यू क्या है, डिवाइड बाय एवरेज। बातें मत करो यार, तुम लोग पूरे क्लास का फ्लो खराब करो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, पहली बात तो जितनी भी एक्टिविटी रेशियो हैं वो हमेशा टाइम्स में निकलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आईटीआर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। जहां पर आप सब बच्चों को पता होना चाहिए एवरेज इन्वेंट्रीज कैसे निकलती है। हाँ जी, कैसे निकलती है, क्या नाम है इनका, बोलो, अपॉन में 2, ठीक है।
चलो जब आईडीआर हमें गिवन है, आईडीआर 5 टाइम्स है, सीओजीएस हम लोगों को गिवन है 10 लाख रुपए, ओपनिंग इन्वेंट्री हमें गिवन है 1,20,000, क्लोजिंग हमें निकालनी है, हाँ है ना? तो क्लोजिंग को ऐसे कैसे रहने दो, क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ठीक है बच्चों, बातें मत करो यार, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो तुम लोग। ठीक है बच्चों, तो 5 बराबर क्या हो गया है, 10 लाख गुणा में ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को आता है मल्टीप्लाई है तो ये कट जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं सीधा कर सकता हूँ 4 लाख और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी बराबर 4 लाख में से क्या माइनस हो जाएगा, 1,20,000। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2,80,000। क्लोजिंग इन्वेंटरीज आ जाएगी 2,80,000। कोई बात नहीं, ऑप्शन नहीं है तो कुछ गलती वलती होगी, बी को नो प्रॉब्लम। बी का बना दे तो 5 + 3 कर दो। हो गया। 0 कर दो। कोई बात नहीं, आप किसी भी एक ऑप्शन को चेंज कर लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर डी को बना लो, 4 का डी को बना लीजिए, 2,80,000। डी वाले को कट कर लीजिए, 2,80,000। क्वेश्चन नंबर 5, a transaction involving a decrease in both current ratio and quick ratio। ये आसान है, कहता है ट्रांजैक्शन बताओ जो दोनों रेशियो को क्या करे, डिक्रीज। इधर देखो, एक्चुअली आसान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोनों रेशियो सिमिलर टाइप के हैं, दोनों शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो है। पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज करंट रेशियो, करंट ये शॉर्ट में तो आपको लिखना ही है, एनालिसिस वाला। और क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो आपको बताना है ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग जो डिक्रीज बताए इन बोथ करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, मतलब आपको बताना है एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो इन दोनों रेशियो का डिक्रीज बताए। ओके, देखते हैं, पढ़ते हैं। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स फॉर कैश। इधर देखो, नॉन करंट एसेट मान लीजिए मशीनरी बेच दी कैश में, इधर देखना सारे बच्चे, तो मशीनरी बेचेंगे कैश में तो गलत ही हो गया, कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ेगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो हटाओ पहली कंडीशन, देखो एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो दोनों कंडीशन पूरी करे। इधर देख लीजिए सारे बच्चे, तो जब पहली कंडीशन ही फेल हो गई तो इस पे काटा, आपको थोड़ा इसी चीज को स्पीड में करना है। तो फर्स्ट नहीं है तो फर्स्ट पे काटा मार दिया सर। सेकंड चलते हैं बी, सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एट अ लॉस। अब आपने स्टॉक इन ट्रेड को लॉस पे बेचा। इधर देखो सब बच्चे, मेरी तरफ देखो, आपके पास इन्वेंट्रीज मान लो 10,000 रुपए की थी, आपने उसको 8 में बेचा। 10,000 रुपए की इन्वेंट्री को कितने में बेचा, 8 में। तो आपके पास से क्या हो रहा है बच्चों, बताओ, करंट एसेट्स गई 10 की, हाँ है ना, करंट एसेट्स गई कितने की, 10 की, और पैसे कितने आए, 8। तो यानी कि करंट एसेट्स अल्टीमेटली क्या हो रही है, कम। करंट एसेट्स अल्टीमेटली क्या हो रही है, कम। ठीक है सर, चलो, तो इसमें पहली कंडीशन तो पूरी हो गई, करंट रेशियो क्या हो रहा है, कम। अब क्विक एसेट्स क्या होता है बताओ सारे बच्चे, What is the meaning of quick assets? Current assets minus current inventories और minus prepaid expenses। अब मुझे एक बात बताओ, बातें नहीं करनी बच्चों, एक बात बताइए, यानी कि क्विक एसेट्स में से इन्वेंट्रीज क्या हो रखी है, माइनस। बोलो बच्चों, यानी कि इधर देखना सारे बच्चे, मेरी तरफ देखो, अगर हम इसको लॉजिकली समझें तो क्विक एसेट्स का मतलब है, अच्छा मुझे बताओ, इधर लॉजिकली समझो। अब मान लीजिए आपके सामने क्विक एसेट्स रखी है, तो जब आप लॉजिकली समझोगे तो यार क्विक एसेट्स तो वो है, वो वाली करंट एसेट्स हैं जिसमें ना तो इन्वेंट्रीज है ना प्रीपेड एक्सपेंस है। यानी कि आप ये कह सकते हो, इधर देखो, यानी कि आप इसको क्या दिक्कत हो रही है भाई, सीधा बैठ जा यार, घर चला जा फिर। अच्छा सुनो ध्यान से सारे बच्चे इधर, तो भाई बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, करंट एसेट्स में से क्या घटा दिया हमने, इन्वेंट्रीज घटा दिया, क्या घटा दिया, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, लॉजिकली समझो, यानी कि वो करंट एसेट्स जिसका इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है, हाँ या ना। क्विक एसेट्स का मतलब यही तो है, वो वाली करंट एसेट्स जिसका इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है, जिसके अंदर इन्वेंट्री है ही नहीं शामिल। बात आ गई, समझ नहीं आई। अब अगर देखें, अब हमने स्टॉक बेचा और वो भी लॉस पर,
अब इसका इफेक्ट देखो सारे बच्चे, जब स्टॉक में लॉस पर बेचूंगा तो इससे क्या हो रहा है बताओ। आपका स्टॉक जा रहा है, स्टॉक जा रहा है, 10 का सामान कितने पे जा रहा है, 8 में, लेकिन कैश तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, क्विक एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो मेरी क्विक एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि क्विक एसेट्स का इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है। बोलो भाई, तो पहले क्विक एसेट्स पड़ी थी, इन्वेंट्री साइड में पड़ी थी, भाई मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री बिक के क्या आ गया, कैश आ गया। कैश तो फिर क्विक एसेट्स, तो ये तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है बताओ सारे बच्चे, इससे जो क्विक एसेट्स है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। और क्विक एसेट्स बढ़ेंगी तो बच्चों क्या होगा, फटाफट बताओ, क्विक एसेट्स बढ़ेगी तो रेशियो भी तो बढ़ेगा, तो ये तो सर नहीं हो पाएगा। तो बढ़िया पॉइंट, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैंने सोचे भी नहीं थे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कैश पेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटीज, बताओ करंट लायबिलिटीज की आपने कैश पेमेंट कर दी, इससे क्या हो रहा है, करंट एसेट्स भी कम हो रही है, और इससे क्या हो रही है, करंट लायबिलिटीज भी कम हो रही है। अब इधर देखिए सारे बच्चे, करंट एसेट्स भी कम हो रही है, और उधर से क्विक एसेट्स भी कम हो रही है, करंट लायबिलिटीज भी कम हो रही है। कोई ओरिजिनल रेशियो गिवन नहीं है, बोलो, या तो ओरिजिनल रेशियो देता 2:1, 3:1, 4:1, तो उसको उस हिसाब से सोचते। अगर हम इक्वल मानेंगे, इधर देख लीजिए, अगर हम क्या मानेंगे, इक्वल, तो इक्वल मानने से क्या होगा, नो चेंज, जितना करंट एसेट्स कम होगा उतनी करंट लायबिलिटी। मान लो 10 है, 2000 कम हुआ तो 2000 नीचे ऊपर कम, 2000 नीचे, 8 और 8 आ गया, 1:1, पहले भी 1:1, अब भी 1:1। बोलो बच्चों, मैं मान के चल रहा हूँ इक्वल है, चलो ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अगर इक्वल नहीं होगा तो चेंज हो जाएगा इसमें। फोर्थ को देखते हैं, क्या पता फोर्थ वाला आंसर निकल कर आए। इससे भी अगर मैं इक्वल रेशियो मानकर चल रहा हूँ तो इससे भी ऐसा नहीं है कि दोनों की दोनों मेरी क्या हो रही है, करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करने से मेरा दोनों के दोनों रेशियो क्या हो रहे हैं, कम, सेम ही रह रहा है। बोलो यार, अगर मैंने इक्वल माना है, ओरिजिनल रेशियो मैंने अगर इक्वल माना है तो। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, अब बताइए, इससे हम समझ सकते हैं, यस, अगर हमने स्टॉक इन ट्रेड खरीदा उधार, इधर देखो सारे बच्चे, अब इससे फर्क क्या पड़ रहा है, इधर देखो, मेरा स्टॉक बढ़ गया, करंट एसेट्स बढ़ गई, और साथ में क्या बढ़ गए, करंट लायबिलिटीज बढ़ गई। अगर मैं ओरिजिनल रेशियो इक्वल लेकर चलूं फिर तो नो चेंज है। बोलो बच्चों, हाँ, अगर मैं ओरिजिनल रेशियो इक्वल लेकर चलूं तो फिर तो क्या है, नो चेंज है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इन्वेंट्रीज खरीदने से क्या होगा, इन्वेंट्रीज खरीदने से क्विक एसेट्स पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, बट करंट लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी, करंट लायबिलिटीज क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्विक एसेट, तो ये वाला तो कम हो गया, हाँ है ना। तो एक कंडीशन तो इसने पूरी करवा दी, बोलो यार, बट सेकंड कंडीशन अगर इक्वल लेकर चल रहा हूँ तो सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हुई। अब एक बच्चे ने बोला आइडियल लेकर चलो सर, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि साइलेंट है तो हम आइडियल ही मान लेते हैं, है ना भाई, कि कंपनी अपना आइडियल में। अब इधर देखो सारे बच्चे, अब सर आपने स्टॉक इन ट्रेड खरीदा उधार, मेरी तरफ देखना बच्चों, आइडियल का मतलब क्या है, 2:1, ऊपर इतना है, नीचे छोटा है, ऊपर बड़ा है, नीचे छोटा है। अब इधर देखना सारे बच्चे, बॉडी लैंग्वेज से समझना पड़ना तो कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। अब ऊपर इतना है, अब मैंने क्या खरीदा है, स्टॉक इन ट्रेड खरीदा, और वो भी उधार, तो ऊपर तो जरा सा फर्क पड़ा और नीचे बहुत ज्यादा। वही बच्चे वाला एग्जांपल दिया था कि छोटे बच्चे को एक रोटी खिलाई और तुम्हें एक रोटी खिलाई, तो तुम्हारे ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, अरे बोलो, लेकिन छोटे बच्चे पे तो बहुत ज्यादा फर्क हो गया बच्चे। फिर रेशियो क्या हो गया बताओ, मेरा ऊपर जरा सा फर्क पड़ रहा है, नीचे बहुत ज्यादा, तो मेरा करंट रेशियो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आ गई बात समझ, नहीं आ गई, तो इसने मेरा करंट रेशियो भी क्या कर दिया, कम। तो इस हिसाब से अगर मैं उसमें देखता, अगर मैं 2:1 का सी वाले में देखूं, कैश पेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट्स थोड़ी सी कम हुई, करंट लायबिलिटी ज्यादा कम हो गई, करंट एसेट तो थोड़ी सी कम होगी, करंट लायबिलिटी ज्यादा, तो वो तो रेशियो क्या बढ़ जाएगा, फ्लैट। तो इसका आंसर कौन सा है, डी। तो बच्चों में सीरियसली बता, इधर देख लो प्लीज यार बच्चों, सीरियसली बता रहा हूँ, क्वेश्चंस का लेवल ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा आपके लेवल से बढ़िया ही है। आप लोग इतना एनालाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि आप लोगों की ना इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है, ना ज़्यादा इतने तुम इतने डीपली पढ़ते हो,
मुझे भी करने पे क्या हो रहा है, मैं भी कुछ घर से नहीं करके आया, मैंने कोई क्वेश्चन पहले नहीं देखा हुआ है बच्चों, मैं भी तुम्हारे सामने यहीं पे आके क्या कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ। तो इट इज टेकिंग टाइम। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो जैसे आप लोग भी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, वैसे मैं भी क्या कर रहा हूँ बच्चों, बताओ, फर्स्ट टाइम। बढ़िया है, आप जरूर क्वेश्चन ट्राई कीजिए और इसी तरीके से करना जैसे मैंने आपको समझाया। देख लो बच्चों, तो एमसीक्यू में प्यारे बच्चों ऐसे ही, ना कुछ लिखने के नंबर है ना कुछ, बस सीधा आपको करेक्ट ऑप्शन पे जाना है। और सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल ये रहेगी अगर आप अपने से ज्यादा भरोसा कर रहे हो किसी दूसरे पे, और दूसरा बता रहा हो भाई डी मार दे, ई मार दे, पता लग रहा हो सारे तुक्के मार के बैठा है। तो बेटा अपने ऊपर बिलीव रखना कि हाँ यार मैंने तो सही जगह ट्यूशन लगाया, मैंने मेहनत कर रखी है, उसका पता नहीं क्या है और क्या नहीं। बात आ गई समझ या नहीं आ गई? चलो अभी संडे आपका टेस्ट होने वाला है, आप सभी बच्चे ध्यान रखना, इस संडे आपका टेस्ट होगा।